हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो है आज का वीडियो होगा जून महीने के प्रतियोगिता दर्पण का आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य का। इससे पहले के वीडियो में हम लोग जून महीने का ही प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख चुके हैं अलग अलग वीडियो में। पूरा विस्तार पूर्वक होता है ना, और जो कि बीपीएससी और अन्य पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। इसको देखिए। और इससे और अप्रैल महीना का भी डाल चुके हैं और मई महीने का भी डाल चुके हैं, उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य जून महीने के प्रतियोगिता दर्पण का। तो पहला इसमें जो टॉपिक है, देखिए, निजी बैंकों में शीर्ष पदों पर कार्यकाल की सीमाएं रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित। निजी बैंकों में जो शीर्ष पद होते हैं, जैसे सीएमडी हो गए, एमडी हो गए, सीईओ हो गए, पूर्णकालिक निदेशक पद हो गए, ये सब पद जो है पूर्णकालिक, जो है ये सब जो पद हैं, इस पर कोई एक व्यक्ति लंबे समय तक बने रहते हैं। तो इसके लिए रिजर्व बैंक का भी एक नया आदेश आया है। एक उसमें कहा गया है कि निजी बैंकों में कोई भी बड़े पद पर जो होंगे वो 15 वर्ष तक ही लगातार रहेंगे। ठीक है। तो निजी बैंकों में एमडी, सीईओ, पूर्णकालिक निदेशक पद आदि जो भी शीर्ष पद है, उस पद पर कोई व्यक्ति लगातार 15 वर्ष तक ही बना रह सकता है। हालांकि फिर 3 साल का ब्रेक लेने के बाद फिर से पुनः उसकी नियुक्ति हो सकती है। ये भी बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा। और उसके बाद ये भी कहा कि जो है अंतिम उम्र सीमा क्या हो, तो 70 वर्ष तक ही कोई व्यक्ति इन सारे शीर्ष पदों पर रह सकता है। तो ये है एक नया आदेश है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, है ना, निजी बैंकों के लिए। आरबीआई का यह नियम सभी निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, है ना, लघु वित्त मतलब स्मॉल फाइनेंस कंपनी जो भी होता है उसके लिए भी लागू है, और विदेशी बैंक जो कि भारत में काम कर रहे हैं, विदेशी बैंकों का अनुषंगी कंपनी भी जो भी यहाँ काम कर रही है उसके लिए भी ये चीज़ लागू होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंपनियों में चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के पद अलग अलग व्यक्तियों को सौंपने के सेबी का निर्देश। सेबी क्या होता है, इस सबसे पहले समझिए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूंजी बाजार के नियामक निकाय होते हैं। पूंजी बाजार में जितने भी कंपनी होती है, उस सारे कंपनी को समझिए एक तरीके से नियंत्रण में रखता है ना, कंपनियों को नियंत्रण में रखता है ना। तो एक मॉनिटरिंग निकाय कह सकते हैं, मॉनिटरिंग बॉडी है, जो इस सेबी के अंतर्गत लिस्टेड कंपनी होता है, उस सारे कंपनियों को मॉनिटरिंग करता है, नियंत्रित रखता है, कंट्रोल में रखता है। तो 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा यह नियम। सेबी का ये जो नियम नया जो है दिया गया है, तो इसमें यह कहा गया है कि इससे जो है कोई भी कंपनी में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पद कोई एक ही व्यक्ति धारण नहीं करेगा। इनका कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति एक पद धारण करेगा, एक ही व्यक्ति 2-2 पद, 3-3 पद धारण नहीं करेगा, चाहे वो कंपनी निजी ही क्यों ना हो, कोई भी कंपनी क्यों ना हो। सेबी में लिस्टेड कंपनी, सारे कंपनियों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। तो कंपनियों के संचालन ढांचा में सुधार हुआ है। अब एक ही व्यक्ति चेयरमैन और एमडी नहीं होंगे। ठीक है। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होंगे, प्रबंध निदेशक नहीं होंगे। ठीक है। या तो वो चेयरमैन रह सकता है एक टाइम में, या तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर रह सकता है। ठीक। अगला देखिए, कोविड-19 के दौरान भी 2020-21 में सार्वजनिक निर्गमों के जरिए पूंजी विदोहन में भारी वृद्धि हुई। तो वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के द्वारा यह बताया गया 14 अप्रैल 2021 को। इस विज्ञप्ति में ये कहा गया कि सार्वजनिक निर्गम जो पब्लिक इशू होता है, उससे जो उगाही गई धन की उगाही वो 46,029.71 करोड़ उगाही गई। साधिकार निर्गम के माध्यम से, जिसको राइट इशू कहते हैं, 64,058.6 करोड़, मतलब 64,058 करोड़ की उगाही की गई। ठीक है। 64,058 करोड़ की गई। तो कुल उगाही कितनी हो गई? तो 1,10,088 करोड़ की उगाही हुई। तो पिछले 2019-20 में कितना हो गई थी? तो इसमें साधिकार निर्गम मतलब राइट इशू से 55,659 करोड़ और सार्वजनिक निर्गम से 21,382 करोड़ तो पिछले बार के बनस्पत इस बार जो ये आया है सार्वजनिक निर्गम से और साधिकार निर्गम से जो धन आया, उसमें 13.5% की वृद्धि है। अब आइए समझ लेते हैं सार्वजनिक निर्गम और साधिकार निर्गम होता क्या है। पब्लिक इशू, राइट इशू। आप देखते होंगे जो भी कंपनी सेबी में लिस्टेड होता है, सेबी का भी अभी बात की है, सेबी है ना, बाजार पूंजी बाजार का नियंत्रण निकाय होता है ये, है ना।
तो इसमें लिस्टेड कंपनी जितनी भी होती है, चाहे वो सरकारी कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो निजी कंपनी क्यों ना हो, तो वो अपना पूंजी जुटाने के लिए शेयर बेचती है। तो बस आम बोलचाल की भाषा में यही समझिए कि वो जो पहली बार किसी पब्लिक को शेयर बेचती है, कोई पब्लिक शेयर पहली बार खरीदता है ना, अब उस कंपनी में अपना कुछ पैसा लगा करके अंश जो है अपना कंट्रीब्यूशन करता है, तो उसको हम कहते हैं सार्वजनिक निर्गम पब्लिक इशू, आईपीओ जिसको कहते हैं। आईपीओ आप खरीदते हैं, इसका मतलब है कि उस कंपनी, जिस कंपनी का आप आईपीओ खरीदे, उस कंपनी में आपका उतना का अंश हो गया है ना, आपका शेयर हो गया। शेयर का समझ सकते हैं आप, आम बोलचाल की भाषा में शेयर है, शेयर का ही ये टाइप है। असाधिकार निर्गम राइट इशू क्या होता है, ये शेयर का वैसा टाइप है जो पहले से आप शेयर धारक हैं किसी कंपनी का, और दोबारा आपको फिर से कुछ शेयर खरीदने के लिए कंपनी कह रही है कि आप फिर से शेयर खरीद लीजिए। और पब्लिक इशू क्या होता है, वैसे शेयर धारक जो अभी तक शेयर नहीं खरीदे हैं, पहली बार आप खरीद रहे हैं। तो यही है, दोनों शेयर का ही अलग अलग टाइप है। तो इस तरह से जो है ये वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट है कि भारत में जो है इतना है शेयर के माध्यम से, पब्लिक इशू और राइट इशू के माध्यम से इतना जो है धनों का ये हुआ, उगाही हुआ है ना। तो ये चीज़ है। अगला है भारत के वस्तुगत निर्यात में 7.26% की गिरावट एवं आयातों में 18.02% की गिरावट। कोविड-19 महामारी का असर रहा इस गिरावट के पीछे। तो कारोबारी जो है बुरी तरह से प्रभावित हो गया। 15 अप्रैल 2021 को आंकड़ा जारी किया गया। तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया कि जो है एक देश से दूसरे देश से जो व्यापार होता है, भारत का जो अन्य देशों से व्यापार होता है, तो व्यापार में आयात और निर्यात होता है किसी वस्तु और सेवा का। तो आयात और निर्यात के जो आंकड़े हैं ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा पब्लिश कराया जाता है। तो वस्तुगत व्यापार और सेवा व्यापार, दो तरह का व्यापार होता है। भारत अपना सेवा को भी बेचता है और वस्तुओं को भी बेचता है, वस्तु को खरीदता भी है तो सेवा को खरीदता भी है, तो इसी को आयात और निर्यात कहते हैं। तो देखिए वस्तुगत व्यापार में भारत का क्या स्थिति रहा। तो 2020-21 में वस्तुओं के निर्यात में कितने अरब डॉलर का निर्यात किया भारत, ये देखिए 290.63 अरब डॉलर का निर्यात किया। इतना अरब डॉलर के मूल्य का वस्तु का निर्यात किया अलग अलग देशों में सब मिला करके। 2019-20 में कितना किया था, 313। तो कम है कि नहीं है पिछले बार के बनिस्पत, तो इसलिए गिरावट। आयात में देखिए 389.18 अरब डॉलर का आयात हुआ, ठीक है, मतलब सामान को मंगाया गया वस्तु को, और पिछली बार कितना का मंगाया था, 474.71 अरब डॉलर का मंगाया गया था। तो इसमें भी गिरावट है, आयात में भी गिरावट है और निर्यात में भी गिरावट है, ठीक है। तो इस सब के पीछे कारण क्या है, तो कोविड-19 के कारण जो बड़ा मंदा स्थिति है ना, इसीलिए। अगला देखिए, तो कुल मिलाकर के निर्यात में 7.26% की गिरावट हुई, वस्तुगत निर्यात में वस्तुओं के, और आयात में 18.2% की गिरावट हुई। ये वस्तु के लिए है। सेवा के क्षेत्र में देखिए सेवा का व्यापार क्या हुआ, तो सेवा के क्षेत्र में निर्यात जो हुआ 2020-21 में 184.81 अरब डॉलर का निर्यात हुआ, ठीक है, और आयात कितना हुआ, 105.91 अरब डॉलर का आयात हुआ। तो इसमें भी तो हम लोग देखते हैं सेवा में एक चीज़ देखते हैं कि आयात हम लोग कम करते हैं सेवा, निर्यात ज़्यादा करते हैं, है ना, सर्विस ज़्यादा निर्यात करते हैं। और वस्तुओं में क्या है कि हम लोग आयात ही ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। नोट में हम एक चीज़ लिखे हैं कि निर्यात उत्पाद में सबसे अधिक कौन कौन सा वस्तु हम भारत से जो है विदेशों को निर्यात किया जाता है। तो सबसे अधिक जो निर्यात होता है अभी के आंकड़ों के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वो इंजीनियरिंग गुड्स, मतलब अभियंत्रण सामान जितना होता है ना, इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरी वगैरह टाइप्स का, तो वो सब ज़्यादा है ना, इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सब ज़्यादा निर्यात होता है। रत्न आभूषण, मतलब सोने चांदी से बने आभूषण जो होते हैं, है ना, ज्वेलरी वगैरह बना हुआ, वो दूसरे नंबर पर निर्यात होता है। पेट्रोलियम उत्पाद मतलब क्या, कच्चे तेल से जो पेट्रोल बनता है, बनने के बाद, और पेट्रोलियम से जो और अन्य पदार्थ बनते हैं, उन सारे पदार्थों का जो है निर्यात होता है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर है औषधि, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई, है ना, और पाँचवें नंबर पर टेक्सटाइल, ये निर्यात होता है। आयात के क्षेत्र में देखते हैं तो आयात के क्षेत्र में है कि जो है उत्पाद का है, ये प्रोडक्ट्स का, वस्तुगत का है, तो पेट्रोलियम खनिज तेल मतलब कच्चा तेल सबसे अधिक आयात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कच्चा तेल आयात सबसे अधिक कर रहे हैं, लेकिन जो है उसको पक्का बना करके जो बेच भी रहे हैं, विदेशों को बेच भी रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ देख रहे हैं ना, पेट्रोलियम उत्पाद, ये
इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी जो है सेकंड नंबर पर हम आयात कर रहे हैं। स्वर्ण, सोना, तो इसको आप कह सकते हैं कच्चा सोना, ये आभूषण नहीं है, ये सोना है। सोना मंगाए तो हम सोना मंगाए तीसरे नंबर पर, फिर उसको रत्न आभूषण बना करके फिर विदेशों को बेच दिए, तो ये चीज़ है। तो रत्न आभूषण निर्यात में हम दूसरे स्थान पर हैं, मतलब ठीक है, हमारे यहाँ से जितना भी चीज़ निर्यात होता है उसमें रत्न आभूषण दूसरा नंबर पर है, और हमारे यहाँ जितना भी चीज़ आयात होता है उसमें स्वर्ण जो है तीसरे नंबर पर है। तो ये हम एक सीरीज में दिखा दिए, ऐसे सीरीज में है, इस तरह से आप देख सकते हैं पॉज करके। ठीक, अगला है देखिए, सिंगापुर 15 देशों के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की अभिपुष्टि करने वाला पहला देश हो गया। देखिए, आसियान प्लस 5 अन्य देश, आसियान में 10 देश होता है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो 10 देश है वो आसियान देश कहलाता है, आसियान संगठन। और 5 अन्य देश जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया है, तो ये कुल मिलाकर के 15। तो इन 15 देशों, ये 15 देश मिलकर के जब आसियान की बैठक हुई थी 37वीं बैठक नवंबर 2020 में, उसमें एक समझौता किया था ये 15 देश। तो ये समझौता क्या था? तो RCEP समझौता। RCEP समझौता मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। मतलब क्या है, ये 15 देश आपस में जो है खुला व्यापार करेगा, है ना, एक बृहत स्तर पर। एक देश का दूसरे देश में जो सामान होगा वो मुक्त रूप से जाएगा आएगा, है ना, बिना रुकावट का, है ना, आयात निर्यात होगा बिना रुकावट का, सभी के लिए सभी का बाजार खुला रहेगा। तो इस तरह से तो यह समझौता हुआ 15 देशों के बीच में। तो ये 15 देश जो है में से ये कहा गया था कि ये समझौता तभी लागू होगा जब आसियान के 10 कंट्री में से 6 और ये 5 अन्य देशों में से कम 3 मुहर लगा दी उस पर। तो इसी आसियान में सिंगापुर भी आता है 10 कंट्री के अंतर्गत, आसियान के 10 कंट्री के अंतर्गत सिंगापुर भी आता है। तो सिंगापुर जो है अभी मुहर लगा दिया है, बाकी और 5 का मुहर लगना बाकी है। और इधर जो 5 देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, तो इनमें से कोई 3 ठो और मोहर लगा देगा, तब जा कर के ये जो है लागू हो जाएगा। तो ये लागू हो जाएगा। तो ये जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो दुनिया का RCEP समझौता जो है दुनिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार समझौता है, व्यापक व्यापार समझौता होगा। यह RCEP समझौता लागू होगा जब आसियान कम से कम 6, आसियान के कम से कम 6 और अन्य 5 देश जो है उसमें शामिल हैं, उसमें से कम 3 द्वारा अभिपुष्टि हो जाए। तो अभी सिंगापुर कर दिया है, तो अब देखिए अब कौन कौन करता है अभिपुष्टि, तब जा करके। लेकिन ये भी सच है कि जो उस मीटिंग में ये भी कह दिया गया था कि अप्रैल 2022 से यह समझौता लागू हो जाएगा। तो अब देखते हैं अप्रैल 22 आते आते ये जो है सब जितने लोग 6 इधर से और 3 इधर से जो है अभिपुष्टि करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है RCEP समझौता। एशियन प्लस 5 वैश्विक GDP का 30% भाग उत्पादन करता है, मतलब पूरे विश्व का जितना GDP होता है उसका 30% भाग उत्पादन करता है आसियान प्लस 5। अगर ये 15 देशों को मिला देते हैं, 15 देशों का GDP, तो आर्थिक विकास दर अगर मिलाते हैं तो विश्व का वो 30% होगा। पूरे विश्व का 1/3 जनसंख्या निवास करता है ये आसियान प्लस 5 में। तो समझ सकते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है मायने रखता है यह समझौता। अगला देखिए, आहार क्रांति। आहार क्रांति है पोषण के प्रति जागरूकता लाने एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक खाद्य, फलों, सब्जियों तक लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए एक मिशन है, एक कैंपेनिंग है, एक अभियान है। ठीक है, चूँकि भारत में क्या है, कुपोषण की स्थिति बनी रहती है, लोगों को पोषण युक्त आहार नहीं मिल पाता है। तो इसमें ये कहा गया, इस अभियान का मतलब ये है कि जो है आसपास के अगल बगल में जो ही पोषक पदार्थ है, पोषक फल है, पोषक सब्जी है, पोषक खाद्य है, खाने वाला कोई वस्तु है, तो उसकी पहचान की जाएगी और लोगों तक उसकी पहुंच बनाई जाएगी। तो इसके लिए जो है 3 संगठन है जो कि जिसके द्वारा यह अभियान लॉन्चिंग किया गया। तो विजनान भारती है ना, एक नाम है विजनान भारती, विभा जिसको कहते हैं, ग्लोबल इंडिया साइंटिस्ट टेक्नोकेट जिसको जिस्ट कहते हैं, और तीसरा है विज्ञान प्रसार एवं प्रवासी भारतीय एकेडमिक एंड साइंटिफिक संपर्क, इसको प्रभास कहते हैं। ये 3 संगठन है, ये 3 संगठन मिल करके जो है इसके चलाया जा रहा है इस कैंपेनिंग को। इस कैंपेनिंग का आदर्श वाक्य क्या है? तो उत्तम आहार उत्तम विचार, है ना, उत्तम आहार उत्तम विचार। इसका शुभारंभ किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन ने इसका शुभारंभ किया था, है ना।
तो ये 14 अप्रैल 2021 को शुभारंभ किया था। इस अभियान के जरिए क्या फ़ायदा होगा, तो बेहतर जागरूकता फैलेगी लोगों में पोषण के प्रति, बेहतर पोषण मिलेगा लोगों को, बेहतर कृषि को बढ़ावा मिलेगा, है ना, उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। लाभ क्या होगा, तो भारत में जो कुपोषण की समस्या है उस समस्या से निपटारा मिल जाएगा, है ना, कुपोषण दूर हो जाएगा। अगला देखिए, तो ये मिशन था आपका आहार क्रांति, ठीक है, एक आंदोलन है। अब अगला देखिए 2020-21 में बागवानी उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, बागवानी उत्पादन को हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो कृषि मंत्रालय का अग्रिम अनुमान है, जैसे कि क्रॉप उत्पादन को लेकर के कृषि मंत्रालय भी अपना अग्रिम अनुमान देता है, कितना धान उत्पादन होगा इस वित्तीय वर्ष में, कितना गेहूं होगा, कितना चावल होगा। उसी आधार पर बागवानी के लिए भी कृषि मंत्रालय के द्वारा जो है अग्रिम अनुमान देता है। तो कुल बागवानी उत्पादन जो होगा, है ना, 20-21 में, तो उसके लिए अनुमान लगाया गया है कि 326.58 मिलियन टन का अनुमान है पूरा बागवानी का उत्पादन। अब बागवानी में आता क्या क्या चीज़ है, तो बागवानी समझ लीजिए, बागवानी में फल है ना, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन। अब फल में भी अलग अलग टाइप है, सिट्रस फल, है ना, ये सब फल में हो गया। मसाला उत्पादन, फूल उत्पादन, औषधि उत्पादन, औषधि वगैरह जो दवाई बनने के लिए जो जड़ी बूटी होता है सब इसी हॉर्टिकल्चर में आ जाता है ना, मधु सब, ये सब। तो ये बागवानी है। तो बागवानी में कुल कितना उत्पादन होना है, 326.58 मिलियन टन, और पिछले बार कितना हुआ था 19-20 में, तो 320 मिलियन टन, अतः 1.81% की वृद्धि, मतलब 1.81% की वृद्धि हुई है पिछले बार की बनिस्बत इस बार। तो बागवानी बुआई क्षेत्र में भी इस बार वृद्धि हुई है। बुआई क्षेत्र में भी मतलब जिस एरिया में बुआई किया जा रहा है उसमें भी वृद्धि हुई है, कितना, तो 2.68% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 26.46 मिलियन हेक्टेयर में पिछली बार बुआई हुआ था, और इस बार जो बुआई हुआ है 27.17 मिलियन हेक्टेयर में, इसलिए हम कह सकते हैं 2.68% की वृद्धि हुई है। इसमें एक चीज़ और देखना है कि जैसे फल उत्पादन है, तो फल उत्पादन कितना हुआ टोटल, तो हम जान रहे हैं कि बागवानी में 326.58 मिलियन टन अनुमान है, लेकिन कितना फल का कितना अनुमान है, तो 103 मिलियन टन होने का अनुमान है, ठीक है। यहाँ देखिए हम लिख दिया है छोटा सा। सब्जियां कितना होना है, तो 193 मिलियन टन होना है। सिट्रस फल तो खैर फल का ही है, तो फल में आ गया समग्र रूप से। मसाला कितना होना है, तो 10.24 मिलियन टन होना है। फूल कितना होना है, तो 2.8 मिलियन टन होना है। औषधि कितना उत्पादन होना है, तो 0.73 मिलियन टन होना है। तो ये है बागवानी का अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय का। अगला है देखिए, 1 जून 2021 से स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क अनिवार्य है। हॉलमार्क शुद्धता की पहचान के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा दिया जाता है। ये जो है वर्तमान में यह स्वैच्छिक है, मतलब कोई जो है दुकान वाला कोई इसको स्वैच्छिक तरीके से इस हॉलमार्क का प्रयोग करता था, कोई नहीं करता था, लेकिन इसे 1 जून से सभी विक्रेताओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, क्रय विक्रय में ठगी नहीं होगी, है ना, लोग ठगाएंगे नहीं, है ना, शुद्धता जो है लोगों को शुद्ध जो है शुद्धता शुद्ध चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला देखिए 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 12.5% की वृद्धि, ये IMF का अग्रिम अनुमान है। IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है। IMF की एकदम लेटेस्ट अनुमान है यह, क्योंकि ये अलग अलग समय में जब भी रिपोर्ट देती है तो अलग अलग अनुमान वो जारी करती है। तो इसका लेटेस्ट अनुमान है अप्रैल 2021 में इनका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF जारी करता है। तो 21-22 में जो है ये भारत का GDP वृद्धि दर 12.5% बताया, है ना, रहने का अनुमान बताया। भारत सर्वाधिक वृद्धि वाला देश होगा, यह भी कहा इन्होंने 21-22 में। संपूर्ण विश्व का GDP जो होगा वो 6% होगा, है ना, लेकिन भारत का जो होगा GDP वो होगा 12.5%, मतलब संपूर्ण विश्व के आर्थिक वृद्धि दर से भारत का वृद्धि दर अधिक होगा, है ना, ये चीज़ है। अगला है एशियाई विकास बैंक का भी रिपोर्ट आया उसी अप्रैल महीने में, तो ADB बैंक का रिपोर्ट, तो वो भी 21-22 के लिए भारत का क्या रहेगा स्थिति वो भी बताया। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है ये रिपोर्ट जारी करता है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के नाम से। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी किया, जिसमें ये जो है संपूर्ण एशिया में वृद्धि दर जो बताया 6.8% बताया, ठीक है। उसी में अलग अलग क्षेत्र जो एशिया का जो अलग अलग क्षेत्र है, क्षेत्र आधार पर बताया। जैसे मध्य एशिया के
के लिए जो बताया 3.4% का अनुमान बताया आर्थिक वृद्धि दर। पूर्वी एशिया के लिए 7.4% का वृद्धि दर। पूर्वी एशिया में ही चीन भी आ जाता है, तो चीन का बताया 8.1% वृद्धि दर। दक्षिण एशिया में 9 का बताया 9.5%, जिसमें कि भारत भी आ जाता है, तो भारत का इंडिविजुअली बताया 11%, और पाकिस्तान भी इसी में आता है दक्षिण एशिया में, तो 6.8% बताया। ठीक है, तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक का रिपोर्ट। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची जारी हुई। ये अमेरिका की जो है वाणिज्यिक पत्रिका है जो फोर्ब्स की रिपोर्ट जारी करता है। ये फोर्ब्स अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स है, जो कि हर साल है ना अरबपतियों का जो है लिस्ट जारी करता है, सूची जारी करता है। 6 अप्रैल 2021 को जारी किया, और इसमें जो है जेफ बेजोस जो कि अमेजन के मालिक हैं, इनको जो है पहला नंबर प्राप्त हुआ है। ये पहले अमीर आदमी है पूरे विश्व का, 177 अरब डॉलर का ये मालिक हैं। एलन मस्क दूसरे नंबर पर हैं, जो कि स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, 151 अरब डॉलर के ये मालिक हैं। स्पेस एक्स कंपनी भी अमेरिका का ही है। ये सैटेलाइट वगैरह बनाती है और अंतरिक्ष से संबंधित इक्विपमेंट वगैरह बनाती है। तीसरे नंबर पर बर्नार्ड एर्नॉल्ट है, जो कि फ्रांस के उद्यमी हैं, फ्रांस के उद्योगपति हैं। ये 150 अरब डॉलर के मालिक हैं। बिल गेट्स देखिए 4 नंबर पर आ गए हैं। बिल गेट्स है ना, चौथे नंबर पर पूरे विश्व में माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, यूएसए के, 124 मिलियन डॉलर के। मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, ये 97 मिलियन अरब डॉलर के मालिक हैं। ठीक है, 97 अरब डॉलर के। भारतीय देख लेते हैं, तो भारत कोई मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस के मालिक हैं, पूरे विश्व के स्तर पर देखें तो 10वें नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी, और भारत के आधार पर देखें तो ये प्रथम भारत के पहले नंबर पर आते हैं, पहले अरबपति। ठीक है, तो ये है मुकेश अंबानी। 24वें नंबर पर आते हैं गौतम अडानी पूरे विश्व में, और दूसरे भारतीय होते हैं गौतम अडानी। यहाँ पर भारतीय है, ठीक है, और यहाँ पर विश्व वाला है। तीसरा भारतीय अरबपति शिव नाडर, HCL कंपनी के मालिक, और इसके विश्व स्तर पर 71वां स्थान आता है। 23.5 अरब डॉलर के ये मालिक हैं, पूरी संपत्ति इनका है। ये है, तो मुकेश अंबानी लगातार 14वें बार भारत का सबसे अमीर आदमी बनता रहा है फोर्ब्स का सूची के अनुसार। यह लगातार 14वां वर्ष है जो है ये बन रहा है। भारत पर विदेशी ऋण भार। अब देखिए, ये जो वित्त मंत्रालय के ताज़े आंकड़ों के अनुसार भारत पर विदेशी ऋण कितना है, इसके बारे में जो है ये आंकड़ा दिया गया। तो कुल विदेशी ऋण जो है अभी बताया गया है 563.5 अरब डॉलर है। विदेशी ऋण जो है ये दिसंबर 2020 तक का रिपोर्ट है। तो 563.5 अरब डॉलर का विदेशी ऋण भारत पर है। तो विदेशी ऋण जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक अल्पकालिक ऋण और दूसरा दीर्घकालिक ऋण। तो अल्पकालिक ऋण कितना है, 18.4%, मतलब 103.5 अरब डॉलर। ठीक है, और दीर्घकालिक ऋण कितना है, तो 460 अरब डॉलर। तो दीर्घकालिक ऋण ज़्यादा है, मतलब 81.6% है दीर्घकालिक ऋण। और जीडीपी के आधार पर इसका तुलना करें, 563.5 अरब डॉलर जो भारत पर विदेशी ऋण है, ये जीडीपी का कितना है, भारत की जीडीपी का कुल कितना है, तो ये है 21.4%। इसको ध्यान में आपको रखना है। कभी कभी ये सवाल पूछ देगा कि जो है विदेशी ऋण, कुल विदेशी ऋण का भारत में जो है भारत का जीडीपी का कितना प्रतिशत है, ये आपको पूछ देगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही है ना, जून महीने के आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जून महीने के ही नवीनतम सामान्य ज्ञान, जिसमें कि नियुक्तियाँ है ना, और तिथि, पुरस्कार वगैरह ये सब देखेंगे, बुक वगैरह देखेंगे, ये सब देखेंगे, खेल परिदृश्य देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।